नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सौगंध मुझे नहीं रुकेगी कोई कार्रवाई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार की कसम खाकर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों में बुरी तरह से खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे बाबा केदार की सौगंध है, भर्ती घोटाले को लेकर की जा रही कार्रवाई रुकने के बजाय ये लगातार जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश का उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए हमें उत्तराखंड में काम करने की संस्कृति को विकसित करनी पड़ेगी। एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोपने के बजाय जब हम सभी आपस में मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से नए आयाम हासिल करेंगे, नए मापदंड स्थापित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बीपीडीओ भर्ती घोटाले को लेकर मुझे बाबा केदार की सौगंध है, भर्ती घोटाले को लेकर की जा रही कार्रवाई भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाने से पहले नहीं रुकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी जो दोषी होंगे उनकी गिरफ्तारी होने तक हम नहीं रुकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरियों के नाम पर प्रदेश में पहले से लेकर अभी तक जो भी धांधली हुई है उसके भी आरोपियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा घपले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC की 2016 में कराई गई बीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली को शनिवार को आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं रिटायर IFS RBS रावत, तत्कालीन सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार किया गया है। यह भर्ती परीक्षा प्रकरण में अब तक की बात करें तो सबसे बड़ी कार्रवाई है। 2016 के मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों ने भी तेजी दिखाई है। मुख्यमंत्री धामी ने एसटीएफ की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां पूरी तरह से निष्पक्षता से अपना काम कर रही हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो लोग इसमें जिनके नाम आ रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और इस तरह से जो धांधली हुई है उसको लेकर उन्होंने केदारनाथ की कसम खाई है और उन्होंने कसम खाकर ये कहा कि जब तक ये पूरा प्रकरण पूरा नहीं हो जाता और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनका नाम नहीं आ जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक इस कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और आज देवभूमि के दंगल में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज देवभूमि के दंगल में हमारे साथ हमारे पैनल में कई मेहमान जुड़ेंगे। रविंद्र कुमार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं और वहीं पर दर्शन डोभाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। पीसी थपलियाल वरिष्ठ नेता UKD से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में। तो पीसी थपलियाल साहब, आपसे शुरू करेंगे। बात करें, अगर मुख्यमंत्री का बयान भी आ गया है और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक इस कार्रवाई में एक एक लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक इस कार्रवाई को लगातार चलने दिया जाएगा, इस कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। जी, वैसे तो सत्ता में कस्में रस्में नहीं चलती हैं, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति में हम लोग देवभूमि के लोगों को अटूट विश्वास होता है अपने देवी देवताओं पे। और चूंकि ये विश्वास जनता का जो उठ गया था व्यवस्था के से, उस पे वापस लौटने का एक रास्ता प्रशस्त कर सकती है ये कस्में, निश्चित तौर से। लेकिन ये उस चीज की गारंटी नहीं दे सकती कि मुख्यमंत्री सफल होंगे इन अपराधियों को पूर्ण तरह से सजा देने में या दिलाने में, क्योंकि हमारी न्यायपालिका का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही अलग है। एक समय ऐसा आएगा जिस तरह से हम मजबूर हो जाते हैं न्यायपालिका के सामने, वैसे ही हमें अपना मुख्यमंत्री भी मजबूर होते हुए दिखेगा। और अभी भी जब 4 लोग जमानत पे छूटे और हमने बोला कि यार क्या करें, कोई आदमी गवाह बन के आगे आ ही नहीं रहा है, कोई तैयार नहीं है ये कहने के लिए कि मैंने 15 लाख रुपए देकर नौकरी हासिल की है। आज तो कानून की नजर में हाकिम भी बिल्कुल कोई दोष नहीं है हाकिम को।
कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने 15 लाख रुपए दिए हाथों को, कोई तैयारी नहीं है। तो जो कानून है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ये साक्ष्यों पे चलती है, और साक्ष्यों को जुटाना के लिए एक बहुत बड़ा ऐसी सुनियोजित व्यवस्था चाहिए जो जमीन में सच में ऐसा कैलिबर रखती हो, जो सभी अपराधियों को। आपने देखा होगा कि अगर हम ये बोलेंगे कि अंकिता जी को, अब वो जो हमने सपना देखा था कि अपराधियों को हम फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे, उसमें हमें धक्का लगा जब पुलिस का हमने ढील ढलाया रवैया देखा। जब उनको देखा हमने कि वो पहले ही कदम में अपराधियों को जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो वैसे चुस्त दुरुस्त होकर नहीं कर रहे थे जिस तरह से उनको करना चाहिए था साक्ष्य जुटाने के लिए। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री क्या करे? मुख्यमंत्री को वैसी ईमानदार पुलिस व्यवस्था चाहिए, वही ईमानदार राजस्व व्यवस्था चाहिए, वही ईमानदार हमारी न्यायपालिका चाहिए, कार्यपालिका चाहिए। इन तमाम की गारंटी भला ये युवा जो नेता है, जो उत्साह में कस्में तो खा लिया है, लेकिन उन कस्मों को कायम रखने के लिए जो उसको भगीरथ प्रयास करने होंगे, उस पे हमारी नजर है। क्योंकि हमारी नजर, मैंने बहुत पहले कहा था, जब हाकिम जैसे तमाम गैंग पकड़ा गया था, तो उस समय मैंने कहा कि मैं बहुत बारीक नजर से देख रहा हूं कि मेरा मुख्यमंत्री कब उन लोगों को पकड़ेगा जो बड़े मगरमच्छ हैं। लेकिन जब उन्होंने परसों मगरमच्छों के गिरेबान में हाथ डाला तो हमें खुशी हुई, हमने शाबाशी दी, हमने बोला ये सैनिक पुत्र है, निश्चित रूप से ये इसके कदम हमें अभी सही दिख रहे हैं। क्योंकि आज कई लोग मेरे को बोले कि भाई तुम विरोधी पक्ष होने के बावजूद सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री को जो ऐसा है उसको तुम शाबाशी दे रहे हो। मेरा कहना का उनका एक ही उत्तर था कि चाहे मेरा मुख्यमंत्री काला चोर क्यों नहीं है, लेकिन करना तो उसी ने है। हम क्या कर सकते हैं जब हमारे हाथ में ताकत नहीं है? इसलिए सारे राज्य की, सारी जनता की एक नजरें अपने इस युवा नेता पे हैं कि ये सचमुच धाकड़ धामी है या ईमानदार धामी है, या कस्में खाकर जो विश्वास हासिल करने का उनका प्रयास है, उस विश्वास को हम विश्वास रखते हुए हम चाहते हैं कि उन तमाम, क्योंकि उत्तराखंड आतंक भ्रष्टाचार से डूब चुका है और इसकी व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। अब इसको किस तरह से ये लाएंगे, क्योंकि इसके लिए शिषपाल जी, थपलियाल साहब, बिल्कुल अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे आप खुश हैं? आपने ये बात खुद कही है, और आगे की कार्रवाई के लिए आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कार्रवाई और होती है तो और अच्छी बात है। लेकिन अभी दर्शन डोभाल साहब हमारे साथ है, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सर बताएं। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अब आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी हाँ, देखिए आज जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे सीएम साहब ने बाबा केदार की कसम खाई है कि वो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जितने भी अन्याय हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, जो भी चीजें हुई है उसमें वो पारदर्शिता रखते हुए लोगों को न्याय देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वास्तव में उन्होंने सच्चे मन से कसम खाई है बाबा केदार की, तो उनके हाथ में पावर है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ में एक इमोशनल कार्ड खेला है ये कसम खाकर, क्योंकि हम कसम से उत्तराखंड के लोग इमोशनल हो जाते हैं, हम वास्तव में विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी कसमों के ऊपर, क्योंकि हमारी यहाँ परंपरा है कि हम देवताओं की जब कसम खाते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है। कसम के आगे कोई चीज, हम कोर्ट से भी ज्यादा हमें अपने देवी देवताओं पर भरोसा होता है, और वो भी सचमुच उत्तराखंड के। अगर वास्तव में उन्होंने ऐसी कसम खाई है तो सबसे पहले उन्होंने जो अभी एक मामला दबा हुआ है अंकिता केस के मामले में, कि वो वीआईपी कौन था डोभाल साहब, लेकिन ये जो परंपरा की आपने बात की, डोभाल साहब जो आपने परंपरा की बात की, तो उसमें तो दो पहलू आ जाते हैं। एक पहलू तो ये होता है कि किसी को भरोसा दिलाने के लिए कसम खाई जाती है, जो हमारी परंपरा है कि हम सच्चे मन से अपनी बात कह रहे हैं। दूसरा पहलू जो आपने बोला ये कार्ड खेलने की। लेकिन एक पहलू की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया तो अभी तक, उन्होंने काम किया तो अभी तक, इस प्रकरण में कार्रवाई तो की जा रही है ना। ऐसा तो नहीं कि कार्रवाई रुकी है या गिरफ्तारी रोक दी गई है।
वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें इमोशनल कार्ड इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं जनता का ध्यान फिर डाइवर्ट किया जा रहा है, इस कसम के माध्यम से कुछ दिन के लिए डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि वो वीआईपी की बात क्यों नहीं हो रही है? वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता की बलि चढ़ाई गई है, अंकिता की हत्या की गई, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर मुख्यमंत्री जी चुप गोपाल क्यों साहब, बैठे इस हुए पे हैं? भी हम एक डिबेट करेंगे और इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हमारी नहीं, चर्चा ये है, डिबेट तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ डिबेट कब से चल रही है, और अंकिता के बारे में रोजाना लगभग आपके चैनल पे तो लगातार मैं देख रहा हूँ, चैनल पे आपके जो है इस बात को उठाया जा रहा है बहुत ही प्रमुखता से, और आप लगातार इस पर डिबेट करा रहे हैं। लेकिन और इसमें ऐसा नहीं कि डिबेट नहीं हुई है, क्या उस वीआईपी के बारे में डिबेट नहीं हुई है? इसके पहले भी डिबेट हुई है, लेकिन क्यों अभी तक मुख्यमंत्री इस पर मौन साधे हुए हैं? वो कौन सी कसम की बात कर रहे हैं? किस बात की कसम खा रहे हैं? वो अगर कसम खा रहे हैं तो वास्तव में आप पहले उस वीआईपी को ढूंढिए, तब जाकर के मामला सुलझेगा और एक ये केस को मजबूती मिलेगी। और मैं उनकी ईमानदारी पे बिल्कुल मैं भी शक नहीं करूंगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल पूरी तरह से मुझे लगता है कि ये इमोशनल कार्ड है। कसम खाने से मुझे नहीं लगता कि वो हमको ब्लैकमेल कर सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। उत्तराखंड की जनता सब समझती है। बिल्कुल, कसम खाने से इमोशनल ब्लैकमेल का एक ये पॉइंट जो है, ये रविंद्र जी सामने आया है। आपने दोनों लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की ये बड़ी कार्रवाई जो की है कल, जो 2016 में यूकेएसएससी में जो भर्ती में गड़बड़ियों को लेके एक हुई थी गड़बड़ियां, जिसको फिर त्रिवेंद्र जी की सरकार में आने के बाद जांच में डाला, उसको भर्तियों को रद्द किया। ऐसे लगभग 86,000 बच्चों ने जिन्होंने टेस्ट दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने किसके कहने पे, किसके दबाव में, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस समय, आज तो वह माफी मांग रहे हैं, लेकिन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली थी सारे प्रकरण पे, जब ये प्रकरण पूरा खुला था। तो ना तो उसमें उस समय कोई जांच हुई, ना कोई कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। 1 महीने बाद उस समय के यूकेएसएससी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, ये कह के मेरी अंतरात्मा ये आवाज दे रही है, पता नहीं कौन सी आवाज थी, आज आके आवाज वो निकली है। आगे आगे वो उस आवाज से पता लगेगा किन किन के कहने पे ये आवाज अंतरात्मा में दबाए बैठे हैं, और तो ये आने वाली जांच के साथ पता लगेगा। रही जहां तक बात, देखिए जिस प्रकार से कसम की है, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार अपनी चला रही है। जिस भी प्रकार का कोई भी इस प्रदेश में, देश में इस प्रकार का जघन्य अपराध या जघन्य युवाओं के साथ एक भर्ती घोटाला, जिसे ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है कि पूरा जीवन ऐसे बच्चों का बर्बाद हो जाता है, ये नेक्सस था, एक बहुत पुराना नेक्सस था, जिसे कहीं ना कहीं जिसकी कमर पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। अब आगे न्याय के मंदिर में जाके कानूनन रूप से किसको क्या सजा मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, इसके लिए ना तो मैं हूं ऑथेंटिक बोलने के लिए, ये सारा मामला कोर्ट में है, और किसे जमानत कोर्ट दे किसे ना दे, ना मैं इसमें बोल सकता हूं, ना मुझे लगता है हम में से कोई इसको बोलने के लिए हकदार है। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट किसको क्या सजा देगा, क्या नहीं देगा। अब रही बात, मैं आता हूं कसम पे। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से कसम की बात कही, देखिए हम सनातन परंपरा में हमारे लिए कसम एक बहुत बड़ी चीज है। जितने भी लोग सनातन को मानने वाले हैं, आपकी नहीं बात करना दर्शन जी, कसम केजरीवाल जी ने बच्चों की खाई, पहले का ही मैं राजनीति में नहीं आने का, फिर बच्चों की खाई मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाने का। अभी 2-3 दिन पहले इनके एक कैबिनेट मंत्री जो है कसम दिलवा रहे थे हिंदू धर्म छोड़ने की। तो आप तो पहले ही धर्म को छोड़ चुके हैं, आपको क्या पता कि कसम क्या तो आप अभी जो केजरीवाल जी पर आप कह रहे 2-3 बातें आपने कही, अगर मैं दर्जन आपके कैबिनेट मंत्री ने हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए, आप सुन लीजिए, नहीं डोभाल जी, आपको बिल्कुल ना, मैं बोलने नहीं दूंगा डोभाल जी, मैं बोलने नहीं दूंगा डोभाल जी। आपके मंत्री ने, केजरीवाल के मंत्री ने, आपके नेता ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए कसम खिलवाई या नहीं खिलवाई, खिलवाई या नहीं खिलवाई? आप भी उसमें कसम खा रहे थे, हाथ उठा के गा रहे थे। गौरी गणेश को नहीं मानते हैं, भगवान राम को नहीं मानते हैं, आप बात करते हैं। आज परंपराओं की, धर्म की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी पार्टी को और आपको शर्म आनी चाहिए। आप धर्म छोड़ चुके लोग हैं,
आपको धार्मिक बात कहने से पहले बचना चाहिए। आप पार्टी पे टिप्पणी करिए, कोई भी बात करिए, लेकिन धर्म की बात आप नहीं कर सकते। आप जो है धर्म छोड़े हुए लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को गाली दी है। आपने गाली देकर धर्म छोड़ने की बात की है, और उनमें से आप भी एक लोग हैं। जो आम आदमी पार्टी का नेता है वह सारी पहली कसम उन्हें दी जाती है कि पहले तुम हिंदू धर्म छोड़ोगे तब तुम पार्टी में रहेंगे। और आप हिंदू धर्म पे ज्ञान देने के लिए, सनातन परंपरा पे ज्ञान देने के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति पे ज्ञान देने से बचे। आप नहीं है, आप नहीं, आप धार्मिक, देखिए आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जितने मर्जी लगाइए, आप राजनीति में हमारे से 1000 सवाल करिए, लेकिन धर्म पे ज्ञान आप नहीं दे सकते। आप धर्म छोड़े हुए लोग हैं, आप भगवानों को गाली देते हैं, आपके मंत्री मंच में खड़े होकर कसम दिलवाते हैं लोगों को। आपका केजरीवाल भगवानों को गाली देता है। नहीं, आप धर्म को नहीं दे सकते। डोभाल जी आप नहीं दे सकते। आप अगर डोभाल जी सच्ची में सनातन परंपरा को मानते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को, भगवान बद्री केदार को मानते हैं, तो आज ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। आप अगर मानते हैं, और अगर हैं तो ना तो आप बद्री को मानते हैं, ना केदार को मानते हैं, ना उत्तराखंड की संस्कृति को मानते। जिस प्रकार से बाबा भगवान शिव का अपमान करने का काम अभी 3 दिन पहले कैबिनेट मंत्री ने मंच के माध्यम से किया या नहीं किया? नहीं, मैं इस विषय पे नहीं बोलने दूंगा, मैं इस विषय पे नहीं बोलने दूंगा, मैं इस विषय पे नहीं बोलने दूंगा। आप मेरे से आपको कसम उसे विश्वास होगा जो सनातन परंपरा को मानता है। आप सनातन परंपरा को छोड़ चुके हैं। आप केजरीवाल की एंड कंपनी सनातन परंपरा को छोड़ चुकी है। ठीक है रविंद्र जी, दर्शन डोभाल जी, रविंद्र जी, इस तरह से बहस करके तो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। दर्शन डोभाल जी, बात हुई है कसम की, तो क्या कसम आपको लगता है कि कसम अगर किसी को विश्वास दिलाने के लिए जो जनता है, उत्तराखंड के लोग हैं, अगर मुख्यमंत्री ने कसम खाई कि एक तरफ कार्रवाई भी हो रही, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है ये सौगंध लेकर कि इस पर कार्रवाई लगातार होगी, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस पर भरोसा तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कार्रवाई तो हो रही है ना। दर्शन जी, कहाँ अभी तो ये प्यादे गिरफ्तार हुए हैं, ये दिखाने के लिए लोगों को दिमाग मतलब जो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। ये नहीं थे अभी तक भाजपा के नेता कोई क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। दूसरी बात, हाकम सिंह का आपने देखा होगा 3 बुलडोजर भेज दी गए, लेकिन उसके जो जब आपने देखा जब कार्रवाई चल रही थी, एक एक नटबोल्ट बड़े आनंद से संभाल कर रख लिया जाता था ताकि वो गिन करके देना है उसको, हाकम सिंह को गिन कर देना, देखो भैया हमने तुम्हारा एक नटबोल्ट भी बेकार नहीं किया, हमने तुम्हारी एक भी जो है लकड़ी खराब नहीं करी, हमने तुम्हारी एक चद्दर भी खराब नहीं करी। इतना डर, इतने दहशत हाकम सिंह की है इनके ऊपर, क्योंकि वो दलाली करता था इनके नेताओं के लिए, बड़े नेताओं के लिए, वो ऐशगा थी भाजपा के नेताओं की, इसलिए उसका डर हमेशा इसके दिमाग में, इनके दिमाग में रहेगा, भाजपा नेताओं के दिमाग में रहेगा, क्योंकि वो भाजपा का ऐसा दलाल था जो इनके लिए सारी सुविधा। बिल्कुल दर्शन जी, आपके पास आएंगे। पीसी थपयाल साहब, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी। क्या हमारे संस्कृत की अगर बात करें तो हम आपस की अगर बात करें तो हम किसी को यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं। अगर हम एक लीडर हैं और हम अपने उत्तराखंड के लोगों को यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं कि उनको यकीन आप करिए कि इस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई की जाएगी, तो इसमें गलत क्या है? जी, हमारी पूरी न्याय व्यवस्था कसम पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमारे को कोर्ट के आगे न्यायालय में जाना पड़ता है तो गीता में हाथ रख के कसमें खाते हैं। बिल्कुल, वहां पे विश्वास किया जाता है कि क्योंकि ये हमारी आज से नहीं, शुरू से ये है, हम इसको नकार नहीं सकते और इसको हम हल्के भी नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक सवाल है कि हमारी जो व्यवस्थाओं का, ये बहुत कठिन दौर से उत्तराखंड चल रहा है इस समय, और इस समय हमें बहुत ज्यादा तू मैं करके चलने में हमें कोई फायदा नहीं है। हमें इस तमाम चीजों पे अगर मुख्यमंत्री कुछ करना चाह रहा है तो उसमें हमें पूरा उसका साथ देना होगा, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है इस समय। और मैं तो ये जानता हूं कि अगर और कोई मुख्यमंत्री होता तो शायद ही इन्होंने तो मधुमक्खी के बर को छेड़ने दिया। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो और कोई तो पहले ही दिन जब आरटीआई में ये बात आई थी कि घपला हुआ है वहीं दब जाता। यहां तो पहले से दबते आया है। आपने देखा होगा कि जिस घोटाले के लिए कल इनको पकड़ा गया, उस घोटाले को फुल्ला अखबार ने लिखा था उस समय।
और कोई मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया उस समय। मानते हैं ना इस बात को थपलियाल साहब, मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि उस समय हम लोग भूल जाते हैं। उस समय मुझे याद है एक परिवार के 3 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, एक गांव के 10 आदमी सेलेक्ट हो रहे हैं। हमने बोला ये व्हाट इज दिस। मैं तो खुद उस ऑफिस में गया था, मैंने कहा राव जी क्या हो रहा है। मैं उन लोगों को जो आज सरकारी गवाह बन के उस डिपार्टमेंट के, उन्होंने 2 साल पहले मुझे अब बता दिया था, क्योंकि लोगों को मेरे पे विश्वास है। मैं निरंतर रामपुर तिराहे से लेकर आज तक हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम रामपुर तिराहे के दोषियों को सजा नहीं दिला पाए, और जबकि सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी इसके ऊपर। ये है, और अभी फिर हम सीबीआई इंक्वायरी, इस समय अगर ये एसआईटी जांच कर रही है तो हम एसआईटी को गाली भी दे रहे हैं, उसका कॉलर भी पकड़ रहे हैं। वहां अभी आसान है काम। एक जो इस समय जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष इन्वॉल्व हो गए हैं इस पूरे प्रकरण में, तो विधानसभा के अध्यक्षों का एक बहुत बड़ा वजन होता है हमारे संविधान में। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छूता उनको, तो ये मुख्यमंत्री कैसे फटाक से उनके खिलाफ एक्शन ले ले। देख रहे हैं हम कि कौन से रास्ते अख्तियार करेंगे हमारे मुख्यमंत्री, जो इन लोगों को कटघरे में खड़ा कर पाए। कठिन काम है ये, आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है। अभी जो वीआईपी रहे हैं, कई वीआईपी आए होंगे वहां पे, तो उन वीआईपी में कोई हो सकता है कि बहुत अच्छा आदमी रहा हो। जाते हैं लोग रिजॉर्ट में, ऐसे तो नहीं कि सारे वही क्रिमिनल जा रहे थे। भले बुरे तमाम तरह के लोग शराब का सेवन करते हैं, ऐसे रिजॉर्ट में जाते हैं, बड़े अच्छे लोग भी जाते हैं। तो एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो वीआईपी का नाम बता दे। वीआईपी का नाम बताना एसआईटी की जो रेनू है उसका काम है, उन जिसको ये जिम्मा दे रखा है। अब मुख्यमंत्री उस पर दबाव बनाए, बोल कौन है ये हम नहीं कह सकते जिम्मे बहुत, क्यों मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम उत्तराखंड बहुत बड़े ऐसे संकट के दौर से जा रहा है, जहां 22 साल हम लोगों को शर्म आ रही है कि हम राज्य आंदोलनकारियों का जनता हमारा मुंह काला करेगी कि तुमने इस उत्तराखंड को लिया। इसलिए हमें चिंताएं हैं इस व्यवस्था में। कोई माई का लाल तो हो। बिल्कुल पीसी थपलियाल साहब, चिंताएं होनी भी चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष का सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से किया जाता है। बात करेंगे देवभूमि के दंगल में आगे भी, लेकिन लेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास। पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव, इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जूं आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन। अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी
बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाले को लेकर, जिसपे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें सौगंध है जब तक इस कार्रवाई में आखिरी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसी को लेकर हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। बात करें रविंद्र कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, दर्शन डोभाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और वहीं पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता। दर्शन डोभाल साहब, बात हो रही थी कसम की कि मुख्यमंत्री ने कसम खाई है कार्रवाई करने की, तो ऐसे में क्या कसम खाना गलत है? क्या एक नेता या फिर कोई भी व्यक्ति किसी को भरोसा दिलाने के लिए अगर कसम खाता है तो उसमें दिक्कत क्या? क्या आपके नेताओं ने कभी कोई कसम नहीं खाई? जी नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। कसम खाना बिल्कुल भी गलत नहीं। और मुझे मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने शुरू में भी कहा है कि हमें भरोसा है कि वास्तव में, लेकिन हमें भरोसा तब होगा जब कम से कम जो अभी सबसे ताजा मामला है, जो सबसे बड़ा प्रकरण है उत्तराखंड का, अंकिता केस, उसमें जब तक देखिए, ये तो प्यादे अभी तक, चाहे यूके ट्रिपल-सी हो, चाहे ये भर्ती घोटाले हो, सब इसमें प्यादों को इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यादे अभी तक उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। अभी तक असली कोई जो बड़ा चेहरा है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, चाहे वो भर्ती घोटाले हों या अंकिता केस के मामले में भी मैं कहूंगा। लेकिन कार्रवाई तो रुकी नहीं है ना दर्शन जी, कार्रवाई तो रुकी नहीं। देखिए अभी कितने महीने से, 3 महीने से तो ये एक आदमी गिरफ्तार कर रहे हैं, हर दिन एक दिखा रहे हैं, हर दिन एक, ताकि हमारा ध्यान इधर, हर दिन हम सोचते रहे चलो आज एक हो गया, आज ये हो गया, आज परसों तीसरा हो गया। लेकिन ये तो अगर सच्चे मन से वास्तव में जिस तरह से उन्होंने कसम खाई है, अगर वो वास्तव में उनके मन से चाहते हैं कि उत्तराखंड में सभी गिरफ्तारियां हों, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो अपने मंत्रियों को ना बचाना चाहते हो, अपने नेताओं को ना बचाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई बहुत बड़ा चेहरा, देखिए ये तो इस्तेमाल किए गए लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, ये तो सब इस्तेमाल हुए हैं, असली चेहरा तो पीछे है। अभी मैं एक चीज और बताता हूं आपको। बीजेपी ने 2007 में कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम कांग्रेस के 57 घोटाले हम जो है उजागर करेंगे, ये कहा था, शायद आपको याद होगा। आपको कई मीडिया चैनल ने इस बात को जो दिखाया है, लेकिन कहां गए वो 57 घोटाले? कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। और जब 2012 में, हालांकि आज उनके प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी 2012 में जब उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम इनके 32 घोटाले उजागर करेंगे, तो ना तो इनके 57 घोटाले उजागर हुए, ना कांग्रेस के, भाजपा के 32 घोटाले उजागर हुए। तो ये इनका आपस में जो एक मिला जुला जो एक संगठन यहाँ पर काम कर रहा है, उत्तराखंड बीजेपी भाजपा कांग्रेस का जो संयुक्त यहाँ पर मोर्चा काम कर रहा है, ये घोटालों के लिए बना है। और ये कहीं ना कहीं पर ध्यान भटकाने वाली बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने पहले भी कहा था, तो आज तक तो कोई ऐसा प्रमाण है नहीं कि कोई इन्होंने ऐसा प्रमाण दिया हो जिससे हम विश्वास कर लें। विश्वास नहीं किया जा सकता। कसम इन्होंने खाई है। हम अभी भी कह रहे हैं कि देवता की कसम, बाबा की कसम एक सबसे बड़ी कसम होती है, और मुझे लगता है कि वास्तव में अगर ऐसा होगा तो बहुत ही सराहनीय कदम होगा, और उनकी खुद प्रशंसा करेंगे, हम उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि आप देखिए उत्तराखंड जब बना था तो आज तक हमारे जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो वहां पर ज्यादती हुई है, उनको मारा गया है, वहां पर बलात्कार हुए, उसके भी आज तक कोई सजा नहीं हुई, उसके ऊपर कभी पैरवी इन्होंने जोरदार ढंग से नहीं की। दूसरी बात, उसके बाद कुंभ घोटाला आप देखिए, आपदा घोटाला देखिए, और तमाम कम से कम जो है सैकड़ों घोटाले हुए हैं। क्या किसी एक मामले में आज तक कोई बड़ी कार्रवाई हुई? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्या वास्तव में कभी, कैसे विश्वास करें? रवीन जी बिल्कुल दर्शन जी आपके पास आएंगे। रवीन जी, सवाल ये है कि क्या असली चेहरों को छुपाया जा रहा है? दर्शन जी ने कहा कि कसम जो है वो सच्चे मन से, मतलब जो ये कार्रवाई है वो पूरी तरीके से सही जगह नहीं जा पा रही है अभी तक। देखिए दर्शन जी, वैसे तो आज की डिबेट में अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो सही जवाब उनसे लिया जाता, उनके समय के घोटाले का।
लेकिन अच्छी भूमिका कांग्रेस की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी निभा रही है, बिल्कुल कांग्रेस वाला काम कर रही है। नहीं, मैं उनकी भूमिका नहीं निभा रहा हूँ, आप ठीक है, सुन लीजिए, मैं आप उन पे भी लगा रहा हूँ, रविंद्र जी वही आरोप मैं उन पे भी लगा रहा हूँ। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने कहा आप दोनों ने मिलकर घोटाले किए हैं, आपने दोनों ने एक दूसरे को बचाया है। सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात में बोला ही नहीं, अब आप सुन तो लीजिए ना। नहीं, आपने एक गलत क्वेश्चन उठाया कि मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ कांग्रेस की। मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष की भूमिका आप अच्छी निभा रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए इसके बदले। आपको बिल्कुल विपक्ष होगा, लेकिन कह रहा हूँ आप विपक्ष की भूमिका बढ़िया निभा रहे हैं, आप कांग्रेस का स्थान ले रहे हैं धीरे धीरे। मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात को। मैंने कहा कि वो तो आपके पार्टनर है घोटालों के, मैंने तो पहले स्पष्ट कर दिया। आप समझ क्यों नहीं रहे? अब सुन लीजिए ना दर्शन जी, देखिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी थपलियाल जी की बात को मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है। एक संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी जो सचिवालय में बैठा हो उसको गिरफ्तार करना, एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरा गिरफ्तार करने से पहले उनके आदेश लिया जाता है उनको गिरफ्तार करने के लिए, इस हाई रैंक के अधिकारी हैं, तो आप इसे कम ना समझिए। देखिए ये ऐसा जो भी घोटाले कांग्रेस ने किए हैं या हमारे किसी व्यक्ति ने किए हैं, मैं अपना भी नाम लूंगा, तो वो किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सब एक जैसे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कोई छोटा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, जो गलत काम करेगा वो अंदर जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये घोटाला ऐसा नहीं है, हमें सबको याद है जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल जी दिल्ली में कॉमनवेल्थ का घोटाला दिखा के 486 पेजों की रिपोर्ट शीला दीक्षित की दिखाई थी। ऐसा नहीं होने का, उनके पास तो सबूत भी थे, वो सबको दिखा रहे थे सबूत है मेरे पास, शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा। वो सबूत कहां बेचे, किसके आगे बेच दिए उन्होंने, वो सबूत आज तक आए नहीं आगे। तो ये ऐसे ना समझिए, अगर आपके पास किसी के लिए प्रूफ है, अगर है, वैसे तो आप प्रूफ बेच देते हो, हमें पता है। जैसे केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित की 486 पन्नों की फाइल थी कॉमनवेल्थ की, जो उनके हाथ में थी, क्योंकि उनके हाथ में होना जैज। सुन लीजिए, खुद ही कहा था कि हम अब सुन लीजिए, अब आप सुनेंगे नहीं। देखिए वो इनकम टैक्स के अधिकारी थे, मैं कह रहा हूं वो एक बड़े अधिकारी थे, उनके हाथ में वो सारे सबूत थे कॉमनवेल्थ के, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के आगे वो सारे सबूत भेज दिए। उसके बदले क्या डील करी, क्या नहीं करी, ना तो शीला दीक्षित को जेल हुई, ना वो सबूत कभी किसी के हाथ लगे। तो ऐसा ही अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो आपको बात बता रहा हूँ कि आज की डिबेट, सुन लीजिए ना, जो डिबेट है वो उत्तराखंड के ऊपर हो। अरे भाई आप घोटालों की बात करोगे तो घोटालों की बात करो ना। देखिए जिस प्रकार उत्तराखंड की बात करो, आप दिल्ली मत जाइए, तब तो बहुत सारे देश में बहुत सारे मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। आप पार्टी में जिस पार्टी को में आप काम करते हैं, मुझे तो आपके जो है पार्टी का जनाधार है, उसकी दिल्ली में सरकार है, उसकी पंजाब में सरकार है, आपको तो कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ेगा ना। आप उस विचारधारा से आते हैं, हम जवाब दे रहे हैं, इसलिए आपकी विचारधारा। आप उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड में कोई पार्टी से जुड़े होते जो हम कर रहे हैं उसको निभा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं भाई, इसीलिए इतनी तेजी से लोकप्रियता हमारी बढ़ रही है। आपको देना पड़ेगा ना, आपको चिंता नहीं है, वो हमें किसी से। रविंद्र जी दर्शन जी, देखिए बात यहाँ पर हो रही है कि भर्ती घोटालों में जो लोगों का नाम आ रहा है उनकी लगातार गिरफ्तारी भी की जा रही है, और वहीं पर उत्तराखंड के सीएम ने ये लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, ताकि जो लोग थोड़ा सा उनको लग रहा है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कसम खाई और उन्होंने कहा कि मैं केदारनाथ की कसम खाता हूं कि जब तक इस पर पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। और इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। भागीरथ जी, जो मुख्यमंत्री ने ये कसम खाई है लोगों को भरोसा जताने के लिए कि इस पर लगातार कार्रवाई चलती रहेगी जब तक आखिरी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो कसम खाने वाली बात को लेकर आज इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये लोगों को यकीन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है ये सही तो लग रहा है ना? देखिए, उनका कहा गया निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हम ये समझते हैं कि एक मुख्यमंत्री प्रदेश के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं और नीति नियंता भी हैं। अगर उनके द्वारा इस तरह से जो मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों का हक मार करके
जिस प्रकार से भर्तियां होती रही और उन्होंने जो प्रतिबद्धता जाहिर की है, निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कदाचित कुछ कार्रवाई हुई भी है, आगे बढ़े भी हैं, कुछ आरोपित जो है गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन जो अभी ताजा प्रकरण है जिसमें 3 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, देखिए गौर करने का विषय है कि इनमें से तीनों अधिकारियों ने अपने उच्च स्तर को यह भी अवगत कराया था, जिस समय VPDO की परीक्षा जब अंतिम चरण में थी और परीक्षा होने के बाद परीक्षा फल की बनाया जा रहा था और OMR सीट में छेड़छाड़ की बात भी उसमें आई थी, तो जहां तक हमारी जानकारी मिल पाई है उसमें इन तीनों लोगों ने ये लिखित रूप में अपने उच्च स्तर को, सक्षम स्तर को ये सूचित किया था कथित रूप से। हालांकि शिकायत मैंने भी देखी है, तो उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। उन्होंने साफ लिखा था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कदाचित कतिपय लोगों मेरिट में लाने के लिए और उनको उत्तीर्ण दिखाने के लिए, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब ये लोग अरेस्ट हो गए हैं, ठीक है, अगर वो जांच की प्रक्रिया में आरोपी बन रहे हैं तो ये तो एक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है और सरकार की प्रतिबद्धता के साथ जो जांच एजेंसी है काम कर रही है। लेकिन ये बड़ा गौर करने का विषय है कि जो लोग दबाव बना रहे थे और इन अधिकारियों ने अपने सेवा काल के दौरान लिख के भी दिया कि उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, वो कौन लोग थे उसके संबंध में तो इसमें कुछ आया ही नहीं। तो अभी तो ये मैं लगता हूँ कि ये बहुत अधूरा सा लग रहा है। और जिन लोगों की बिल्कुल लिखित में शिकायत हुई है, डॉक्टर RBS रावत ने भी शिकायत की थी कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, परीक्षा नियंत्रक ने भी शिकायत की, सचिव द्वारा भी जो जानकारी मिल पा रही है उन्होंने भी शिकायत की थी। और वो दबाव बनाने वाले जब तक वो नहीं दबोचे जाएंगे तो ये तो सब अधूरा सा रहेगा। तो हाँ, एक बात जरूर है कि चलिए, अगर ये भविष्य के लिए नजीर बनती है अच्छी, और जो लोग इस तरह नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा करते हैं, जो मेधावी बच्चों का हक मारने की दिशा में काम कर रहे थे या अपना धन बना रहे थे, तो भविष्य में हम समझते हैं कि आयोगों की जो साख है वो उसको बचाया जा सकेगा। नहीं तो आयोग संवैधानिक संस्थाएं अच्छा है, स्वागत योग्य है, लेकिन उन लोगों का भी अगर इसमें जो है, जो दबाव बनाने वाले लोग थे जिनका मेंशन किया गया है नाम, इन जो गिरफ्तार किए गए पूर्व अधिकारियों ने, उनकी तरफ जांच एजेंसी का हाथ अभी नहीं बढ़ा है, तो तब तक तो यह थोड़ा अधूरा सा लगेगा। मैं तो बस फिलहाल इतना ही कह पाऊंगा, अधूरा सा लगेगा। रविंद्र जी, उनकी तरफ अभी जांच एजेंसियों का हाथ नहीं बढ़ा है, जैसा कि भागीरथ शर्मा जी ने कहा। देखिए, मैंने अभी अपने थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि अभी जो लोग ये दबोचे गए हैं वे किसके दबाव में काम कर रहे थे, किसके कारण काम कर रहे थे, अब ये सब बोलेंगे। जिस प्रकार से पहले भी बिल्कुल सही बात है, मैं शर्मा जी की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसा उन्होंने अपने बयानों में पूर्व में लिख के दिया था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जबकि इस पूरे प्रकरण पे एकदम चुप्पी सी साध ली थी। अब जिस प्रकार से अभी ये गिरफ्तारी हुई है, प्राथमिक स्टेज पे है, जांच एजेंसियां अपना उन सारी चीजों को तहकीकात करेंगी, उन चीजों को देखेंगी, उसमें कौन कौन लोग थे, किसके कहने पे अगर चिट्ठी लिखी थी तो किसका दबाव था, ये सारी चीजें जरूर मुझे लगता है आएंगी ये सामने। देखिए, ये गिरफ्तारियां खाली ऐसे नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हैं और बहुत पक्के सबूत होने के कारण। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार कर लिया, अगर ऐसे कच्चे गिरफ्तार कर लेंगे तो कोर्ट में पहले ही उसमें हियरिंग में ही इनको छूट दी जाएगी। लेकिन लंबे समय से ये जांच चल रही थी, इन जांचों पे साक्ष्य जुटाए होंगे जरूर जांच एजेंसियों ने, और पक्का होने के बाद क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है ऐसे अधिकारियों को पढ़ने के लिए, उन सक्षम अधिकारियों को जिनसे परमिशन ली गई होगी उन्हें दिखाया गया होगा कि देखिए ये लोग सीधे रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध है, तो तब जाके ये गिरफ्तारी हुई है। और अब
क्योंकि ये अब गिरफ्तार हुए हैं, प्राथमिक स्टेज में मामला है। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ेगी, जिस प्रकार से यूकेएससीसी में अभी 41-42 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसमें तमाम ऐसे प्रिंटिंग करने वालों से लेके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक पदाधिकारी भी हो, वो कोई भी किसी को भी किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। वो चाहे छोटे स्तर का हो, चाहे कोई बड़े स्तर का हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से का व्यक्ति क्यों ना हो, सत्ता का पक्ष का हो या विपक्ष का हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की साफ नियत है। और देखिए, जहां तक कसम की बात है, जब माननीय मुख्यमंत्री या विधायक भी कोई बनता है तो पहले वो संविधान की शपथ लेता है, कसम लेता है। अगर सेना में कोई भर्ती होता है तो कसम परेड होती है। तो कसम एक हमारी परंपरा के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान लेती है। कसम को हम खाली ऐसे नहीं कि हमने खा दी, किसी के लिए भी खा दी। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हमारे में से कि कोई कसम झूठी खा ले। और कुछ लोग हैं जो बाकायदा झूठी कस्में टीवी के आगे खाई हैं और उसके बाद उस पर अमल नहीं किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और सनातन संस्कारों के जो मानने वाली पार्टी है, जो सनातन संस्कृति को मानती है, जो अपने प्रदेश उत्तराखंड की संस्कृति को मानती है, वो कभी भी इस प्रकार की कोई कसम खा के इस प्रकार का काम नहीं करेगा। आज इस कसम का ही नतीजा है कि इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा गया है, जो आगे भी बड़े बिल्कुल इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को आपने पकड़ने की बात की, तो पीसी थपलियाल साहब, क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ लिया गया? देखिए, मूल है ये, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ उत्तराखंड की सरकार ने ये अधनिष्ठ चयन आयोग का जो निर्माण किया और उसकी पहली कमांड इन तीनों को दी। इनका काम था कि इसको ऐसा फुल प्रूफ बनाना, जिस तरह आज हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके माध्यम से एनडीए के एग्जाम होते हैं, आईएएस के एग्जाम होते हैं और बहुत सही ढंग से होते हैं, और तब से बने हैं जब अंग्रेजों के समय से। आज हम उत्तराखंड तरस था राज्य बनने के बाद, क्योंकि यहाँ के युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं मिल रही थी। पटवारी घोटाला शुरू में ही हुआ तिवारी जी के टाइम पे, उसके बाद जो दरोगा घोटाले पे घोटाला, हर भर्ती पे घोटाला, और उसके बाद उपनल में इस तरह की भाई भतीजे बात 20-20 हजार रुपए में इन्होंने नौकरी में लगाए। मैं जानता हूं, मेरे सामने पूरे लोग नंगे हैं। और जो ये लोग आज बोल रहे हैं ना दबाव के कारण, ये झूठ बोल रहे हैं अपने को बचाने के लिए। ये सर्विस किए हुए लोग हैं, एक उम्र इन्होंने जिंदगी अपनी पूरी सर्विस में दे दी है, और उसके बाद क्या ये दबाव, इतनी बड़ा दबाव पड़ गया? दबाव सब पे पड़ता है। अधिकारी कार्यपालिका का काम होता है नियमानुसार काम करना, और अगर वो नियमानुसार काम नहीं करती तो उनको कटघरे में जाने का पूरा संविधानिक सजा है। इसके लिए एक कोई कार्यपालिका का अधिकारी ये नहीं बोल सकता कि मैंने दबाव में किया। दबाव में नेता तो हमेशा लिखते देखा, नहीं बोला कि मेरे पास चिट्ठी आती थी मैं भेज देती थी। क्या वो बोल देगा कि देखा रहे कि चिट्ठी आई मैंने भर्ती कर दिया, मैं साफ हूं? गलत। क्योंकि ये लोग, उसके बाद आप ये देखिए कि यही ग्रुप आरबीएस रावत, ये पहले कांग्रेस के टाइम पे वहां पे अध्यक्ष बने, उसके बाद ये भाजपा की जमात के आदमी बन गए, भाजपा का मुख्यमंत्री के साथ सलाहकार बन गए, उसके बाद ये आरएसएस के प्रांतीय प्राइवेट अध्यक्ष बन गए। देखिए आप वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति चुप क्यों बैठा हुआ इतने दिन से कि मेरे को ये लोगों ने दबाव बना के यहाँ पे नौकरियों में लगाया, और अभी भी 3 महीने से ये कहां भाग रहे थे बचने के लिए, वो मैं जानता हूं। ये महामहिम के पास महाराष्ट्र गए, ये अनिल बलूनी के पास कि बचाओ हमें। मैं बता रहा हूं यार, कदम हर चीज जो उत्तराखंड में चल रही है मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपराधी हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। और नेताओं का जो है, नेता हमेशा जो काम करते हैं वो रिटर्न में तो ऑर्डर देंगे नहीं। कार्यपालिका कभी भी ये नहीं बोल सकती कि मुख्यमंत्री ने दबाव बनाया। अभी हम बोल रहे हैं ना कि सफेद पोस्ट कहां है, सफेद पोस्ट कैसे आए आगे? उनका तो कहीं लिखित होगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। अब इसमें मुख्यमंत्री बोल देंगे ये सफेद पोस्ट अपराधी है। रवीन जी, थपलियाल साहब कह रहे हैं कि सफेद पोस्ट का तो कहीं नाम ही नहीं है लिखित में। देखिए, थपलियाल जी की बात पे ये बिल्कुल सही बात है।
कोई भी जो आधिकारिक रूप से विधायक है या सांसद है, कोई भी है, अगर कोई किसी के पास आता है वो अपने कार्यकर्ता को लिख के देता है। अब उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको कोई अधिकारी भर्ती कर ले, ऐसा नहीं है। हाँ, दबाव जब माना जाए जब उस प्रकरण में खुद कोई नेता की इन्वॉल्वमेंट हो जाए या कोई ऐसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो खुद इसको इन्वॉल्व हो जाए, जो कहने लगे कि भाई ठीक है, इसे जैसा करेंगे मिलजुल के सब अंदर मार्च करेंगे। अधिकारी कभी दबाव में नहीं होता। अब जहां तक बात है कि उस समय तत्कालीन सरकार में अगर ऐसा दबाव था तो वो दबाव बताएंगे कि किसका दबाव था, क्या कारण से दबाव था, क्या लाभ था उसमें, क्या हानि थी। ये तो सारी चीजें अब जांच में आएंगी धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन डोभाल जी, मुख्यमंत्री की अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी तक तो कार्रवाई लगातार जारी है। अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा था विनय जी कि अभी तो उन्होंने सिर्फ कसम खाई है, अब इंतजार करना होगा कि वो कसम कितने निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। और जहां तक सवाल अभी आरवीएस रावत जी की चर्चा हो रही थी, मैं आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। आरवीएस रावत जी के ट्रिपलएससी के जो अध्यक्ष थे, जब वो वहां से बढ़िया पैसा कमा कर आ गए तो उन्होंने मधुबन होटल में एक मीटिंग करी थी। करीब 250 लोग उसमें आए थे मीटिंग में। मैं भी उस समय था, मुझे भी बुलाया गया था और कई लोग आए थे, पत्रकार बंधु थे और सभी लोग थे जो राजनीतिक से जुड़े या सामाजिक संस्थाओं के जो मुखिया थे, सबको बुलाया। वो उस दिन एक पार्टी का गठन करना चाहते थे। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था इक्विटी ट्रिपलएससी में पहले घोटालों करके कि उन्होंने जो एक बहुत बड़ा एक पार्टी गठन करने जा रहे थे। पार्टी गठन नहीं था डोभाल जी, रक्षा मोर्चा का अध्यक्ष मैं बना रहा था उनको, मुझे क्या मालूम था। आप भी थे उस दिन, स्टॉल जी थे मेरे पास, वीडियो उस दिन की वीडियो है, उस दिन वीडियो भी थी मेरे पास, सारी वीडियो आज भी अवेलेबल है। नई पार्टी नहीं, रक्षा मोर्चा जो टीपे सावत के अध्यक्ष थे उन्होंने छोड़ दिया था, तो मैं उनको अध्यक्ष बना रहा था और उन्होंने मान लिया था। उन्होंने दुआई दी थी कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। अब मैं क्या जानूं कि रात को उनको किसी का फोन आ गया था और हमारे सबके फोन उठाने शायद आपके बंद कर दिए होंगे, किसी के फोन नहीं उठाए क्योंकि उनको ऑफर मिल गया था। और उसके बाद उनको बीजेपी में उनको सलाहकार बनाया, बहुत सारे उनको जो है शायद और पदवियों उस टाइम ऑफर किया गया था। और तो ये जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो भाजपा और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। और अब ये तो एक ही पार्टी में क्या कहूं इसके लिए, फिर वही बात है कि जो कांग्रेस में घोटाला करके फिर वो भाजपा में चला गया, मुख्यमंत्री तक शामिल हो गए जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तो ये दोनों जो दल है इन्होंने सब सलाह, ये सब इनके गुर्गे हैं, इन्होंने पाले हैं। और घोटाले की योजना, कोई भी योजना जब बनती है तो पूरा ताना बाना पहले बुना जाता है। उनको ये भी पता होता है इसमें गिरफ्तारियां होंगी और गिरफ्तार किसको करवाया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा। इनकी पूरी टीम, यहाँ तक कि पूरे जो है लीगल एडवाइजर उनके होते हैं कि इसमें कैसे होगा, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें कैसे होगा। तो ये पूरा इन्होंने 22 साल तक सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, लूट, जनता को लूटा है, उत्तराखंड की जनता को, दोनों पार्टियों ने मिलकर के, भाजपा ने और कांग्रेस ने। हाँ, इसमें ज्यादा भूमिका भाजपा की रही है क्योंकि भाजपा शुरू से ही मेरे ख्याल ज्यादा समय भाजपा को। बिल्कुल दर्शन डोभाल जी, बिल्कुल समय कम है। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं, वास्तव में मैं खुद इस बात को मानता हूँ और समझता हूँ, देखता हूँ कि जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है उनमें से बेहतर है। जैसे 2007 में इन्होंने बाबा रामदेव ने कहा था, जब मुख्यमंत्री को लेकर के मंथन चल रहा था कि किसको मुख्यमंत्री बनाएं, उन्होंने कहा बेईमान तो सारे ही हैं, जो कम बेईमान है उनको मुख्यमंत्री बना दो। उन्होंने सलाह दी थी भाजपा वालों को। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि सब में से बेईमान तो सारे थे, पर इनमें से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री अभी तक जो उनमें से भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, इनमें से बिल्कुल दर्शन जी, ये बिल्कुल मुझे थोड़ा विश्वास है कि उन्होंने कई इमोशन में आकर के ये कसम खाई है, कहीं हो सकता है सच्चे मन से खाई हो। और अगर अब उनके ऊपर दबाव ना हो, केंद्र से दबाव ना आ जाए कि भैया तुम अगर ज्यादा वो उछलोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपने नेता जो है फंस जाएंगे और हमारी पार्टी बदनाम हो जाएगी, इस तरह का दबाव आ सकता है। तो एक कसम वहां पर इनकी गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज हो सकता है कि वो अच्छी कार्रवाई करे और हमें उम्मीद है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही स्वागत है उनका कदम होगा अगर वो ऐसा करते हैं। अगर इसमें सफेद पोस्ट जब तक नहीं आए और वीआईपी जब तक खास करके उनकी, ताकि हथियारों को, असली हथियारों को जो है, गुनहगारों को जो है
फांसी की तक न पहुंचा दे तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, असली गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए और ये कसम तभी आप भी यकीन करेंगे और यकीन करने के लिए कसम खाई भी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए, देवभूमि दंगल में बात करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि आपको ले चलते हैं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में, जहाँ पर आज उनका आखिरी सफ़र। तो आज सुबह सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और उनके पैतृक गांव सैफई में उनको ले जाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उनकी तस्वीर रखी हुई है। ये 2 तस्वीरें ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये अंतिम तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की, और वहीं दूसरी तस्वीरें जहां पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से तैनात है, जहां पर सीएम पहुंचेंगे। तो कल आपको बता दें अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये सैफई में होगा अंतिम संस्कार। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में कल पहुंचेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें मुलायम सिंह यादव जी की, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के आखिरी सफ़र में कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद होंगे उनके इस अंतिम संस्कार में, जहाँ पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में। कल 3 बजे सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। एक लंबा ऐतिहासिक सफ़र रहा है मुलायम सिंह यादव जी का, जहां पर कुश्ती के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक पहुंचने में उनका एक अहम योगदान रहा है। तो कल धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का ये अंतिम संस्कार होगा। और वहीं पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक तरफ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की ये तस्वीर है जहां पर उनका अंतिम तैयारियां की जा रही हैं, और दूसरी तरफ कल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे उनके इस अंतिम संस्कार में।